लाहौर, जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। ठीक ठाक होंगे, मैं यही उम्मीद करती हूँ और मेरी हमेशा दुआ भी यही होती है कि आप लोग जहाँ कहीं भी हो खैरियत से हो और आप लोगों ने अपना वीकेंड भी बहुत अच्छा गुजारा होगा। और इस वीकेंड पे ना हमारे लिए काफ़ी एक्टिविटीज़ थी करने के लिए, जैसे कि फैज़ मेले का इनेकाद किया गया था। उसके साथ साथ आपको पता है जश्न भारा मेला भी अपनी तमाम तर रौनकों के साथ जारी है इस वक्त, और जहाँ सकाफती रंग बिखरते मुख्तलिफ स्टॉल्स चाहे कि इनकी तवज्जो का मरकज़ भी बने हुए हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक उस मेले का विजिट नहीं किया ना, तो जनाब मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है कि आप वहाँ पर ज़रूर जाएं, ज़रूर विजिट करें, ख़ुद भी जाएं, घर वालों को भी लेकर जाएं और दोस्तों को भी लेकर जाएं, ताकि हमें पता चल सके पाकिस्तान की सकाफत के हवाले से मुख्तलिफ रंग वहाँ पर आप लोगों को नज़र आएंगे। तो ज़रूर विजिट कीजिएगा। और जैसे जिलानी पार्क की मैं बात कर रही थी और वहाँ पर मेले की, तो मौसम बहार को खुश आमदीद कहने का ना ये बेहतरीन तरीका होता है। और मौसम भी आपको पता है काफ़ी हद तक खिल चुका है और हर तरफ रंग बरंगे फूलों की बहार भी है, और जो पूरे हमारे माहौल को ना महका देते हैं। चलते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ और कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो एक पुरानी जर्मन कहावत है कि प्यार, आग, खांसी, खारिश और गठिया छुपाए नहीं छुपते। एक तरफ तो आप गठिया की वजह से तकलीफ दे सूजन को नहीं छुपा सकते, मगर साथ ही साथ जोड़ों की सोजिश आपके लिए मुतअद्दिद मसाइल का भी बाइस होती है। गठिया जिसे जोड़ों का दर्द, जोड़ों की सोजिश या हड्डियों की आतिश जनी भी कहा जाता है, हमारे मुल्क में मुअम्मर अफराद में बहुत आम है और अक्सरियत इसकी इब्तदाई अलामात को उम्र का तकाजा भी समझ कर नज़रअंदाज करती रहती है, यहाँ तक कि चाल ढाल में टेढ़ापन भी नुमाया हो जाता है। पहले गठिया को अमीरों की बीमारी समझा जाता था, यानी ऐसे अफराद जो ऐशो इशरत वाली जिंदगी गुजार रहे होते हैं या जिनकी उम्र 50 साल से जायद हो, लेकिन अब नौजवानों और बच्चों में भी ये जो मर्ज है इसकी तशखीस हो रही है, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हमारे यहाँ गठिया से मुतासरा नौजवान मरीजों की जो तादाद है वो तकरीबन 1.5 करोड़ तक जा पहुंची है, जबकि 50 लाख बच्चे भी इस आर्जे का शिकार हैं। तो गठिया का मर्ज दर हकीकत है क्या, इसकी वजूहात क्या होती हैं और इससे बचाव कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है, और ख़ास तौर पर फिजियोथेरेपी इस हवाले से कितना मौसर तरीका इलाज साबित हो सकती है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर बिलाल उमर हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं। डॉक्टर बिलाल, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। डॉक्टर बिलाल, सबसे पहले तो जैसे थोड़ा बहुत मैंने गठिया के मर्ज के हवाले से बता दिया है, कुछ और एलेबोरेट करते हैं हमारे नाजरीन के लिए कि गठिया का मर्ज एक्चुअली होता क्या है और पाकिस्तान में ये मर्ज कौन सी उम्र से स्टार्ट हो जाता है? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। ये जो गठिया का मर्ज है ये इसलिए भी थोड़ा बढ़ रहा है कि अब इसके बारे थोड़ी आप कह लें कि अवेयरनेस ज़्यादा हो रही है, लोगों को पता ज़्यादा चल रहा है। पहले ये काफ़ी देर तक छुपा रहता था, देर में जाके पता चलता था कि ये है। सबसे पहले थोड़ा सा हम देखते हैं कि ये है, तो ये आर्थराइटिस, इसको इंग्लिश में जैसे हम रिमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं गठिया को। ठीक है। तो आर्थराइटिस में होता ये है कि जो जोड़ होते हैं हमारे, उसकी जो सतह होती हैं वो उसमें तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है। अच्छा। वैसे तो ये अमल जो है वो बुढ़ापे में ही जाके होता है, लेकिन जो गठिया है इसका मसला ये है कि ये शुरू वाली एजिस में भी शुरू हो जाता है, बल्कि अगर देखा जाए तो ये होता ही शुरू में जो पहली वाली जो स्टेजेस हैं, जैसे 20s में शुरू हो गया, 30s में शुरू हो गया, लेकिन क्योंकि वो हम सब लोग जो है उसको छुपाते हैं या किसी तरह से उसको झीलते रहते हैं, और जब वो बुढ़ापे में जाके ज़रा नुमाया सामने आता है तो फिर उस वक्त तक वो काफ़ी एडवांस स्टेजेस में चला गया होता है, जब उसकी जो रिकवरी है वो भी काफ़ी मुश्किल हो गई होती है। और जैसे अब आप कह रही थी कि मतलब ये अमीरों की बीमारी है, तो अमीरों की अब इसकी सिचुएशन, ये जो कहावत है काफ़ी डिफरेंट है। बिल्कुल ऐसे जैसे कि पहले तो ये था कि क्योंकि जो हेल्थ है या इस तरह की जो चीज़ें हैं उसकी रसाई ज़्यादा अमीरों को होती थी, उनकी डायग्नोज ऐसे कह लें कि उनकी डायग्नोज हो जाती थी तो वो रिपोर्ट हो जाती थी। और जो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, जैसे गरीब है, उनको हेल्थ की उस तरह की रसाई नहीं थी, जैसे कि अभी तो हर बंदे को हेल्थ की रसाई है, तो डायग्नोसिस जो था उस तरह का क्विक नहीं होता था, अमीरों में पाया जाता था। अच्छा। अदरवाइज अगर इसको देखें, अगर इसके जो रिस्क फैक्टर है उसमें लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ज्यादा है। ओके। मतलब कि जो अब गरीब ये है, हर तबके में जो है आम हो चुकी है ये वाली बीमारी, जो है हर हल्के में आम है। और अगर इसको हम कैटेगोरिकली कहें तो ये गरीबों में ज्यादा हमें मिलती है, क्योंकि गरीबों में इसलिए ज्यादा मिलती है कि उसकी जो रीजंस हैं, जैसे डाइट के हवाले से विटामिन डी है या और जो माल न्यूट्रिशन होती है वो होती, क्योंकि लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में ज़्यादा है, तो उनमें थोड़ी ये आप कह लें कि इसकी रेशो कुछ थोड़ी ज़्यादा हो सकती है।
होता असल में ये है कि क्योंकि इसकी जो रीजंस ही ये हैं, मैं थोड़ा आपको इसका जी अगर जी, इसकी थोड़ा थोड़ी बैकग्राउंड बताऊं एग्जैक्टली वजूहात के हवाले से भी बता होता ये है, जो दूसरा अर्थराइटिस है उसने तो एज के साथ होना होता है। अच्छा। जैसे कि हमारे सारे सिस्टम ही डिक्लाइन करते हैं, तो इस तरह हमारे जो जोड़ हैं वो भी डिक्लाइन करते हैं, उनकी भी तोड़फोड़ होती है। इसमें ये होता है कि हमारे जो जिस्म है उसके अंदर एक कुव्वत मुदाफ़त का एक सिस्टम होता है। अब कुव्वत मुदाफ़त का ये काम होता है कि जितने भी फॉरेन बॉडीज होती हैं, जैसे कोई इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरिया है या कोई भी ऐसी चीज़ जो बॉडी की नहीं है, उसके अगेंस्ट उन्होंने फाइट करनी होती है, जैसे वायरसेस है या कोई भी चीज़ है। होता यह है कि हमारे जो कुव्वत मुदाफ़त के सिस्टम के अंदर थोड़ी सी आप कह लें कि चेंज आ जाती है। वो अपनी बॉडी के ही जो सेल्स हैं उसी को बाहर की बॉडी समझना शुरू हो जाता है। मतलब अपने जो जोड़ के जो खुलिये होते हैं हमारे, उनको वो समझता है ये हमारी बॉडी के नहीं है, ये बाहर के खुलिये हैं, तो उसके अगेंस्ट वो काम करना शुरू कर देता है। मतलब हमारा कुव्वत मुदाफ़त सिस्टम ही अपने जोड़ों को तोड़ फोड़ उनकी शुरू कर देता है, उसको बाहर की बॉडी समझ के। तो जब वो मुसलसल उसको बाहर की बॉडी समझ रहा है, फॉरेन बॉडी समझ रहा है, तो उसके अगेंस्ट जब हमारा कुव्वत मुदाफ़त का सिस्टम काम करता रहता है, उसकी वजह से वहाँ पे सोजिश शुरू हो जाती है। अब एक ही टाइम पे दो चीज़ें चल रही होती हैं। एक तरफ हमारी अपनी बॉडी उस सिस्टम को बचा रही होती है और हमारी बॉडी उस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रही होती है, डिस्टर्ब भी कर रही होती है। तो उसमें होता यही है कि थोड़ी कुछ रिकवरी होती है, कुछ तोड़फोड़ होती है, कुछ रिकवरी होती है, कुछ तोड़फोड़ होती है, और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहता है। क्योंकि ये एक ऑटोइम्यून डिजीज है, मतलब अपनी बॉडी बॉडी सेल्स के अगेंस्ट हो जाती है, तो उसमें इसका कोई लेकिन इसकी बेसिक डॉक्टर बिलाल बेसिक इसकी वजूहात क्या है? क्या सिर्फ डाइट की वजह से ही होता है? बेसिक अगर इसको कहे तो ये जेनेटिक प्रॉब्लम है। अगर हमारे जीन्स के अंदर है तो ये इसके चांसेस होते हैं अपीयर होने के, क्योंकि हमारी बॉडी जो जेनेटिकली है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसको बढ़ावा दे सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे जीन्स के अंदर है और हमारे जो डाइट है उसके अंदर विटामिन डी कम है, उसके अंदर आप कह लें कि जो शुगर है उसकी जो इनटेक है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, या हमारी जो हेल्दी डाइट नहीं है, जैसे कहते हैं कि मतलब अगर हम प्रोसेस जो फूड होती है उसको वो ज़्यादा हैबिचुअल है लेने के, तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं। जब मोटापा है, ओबेसिटी जो होती है, वो भी एक फैक्टर है, रिस्क फैक्टर है। तो ये कुछ फैक्टर ऐसे हो सकते हैं कि जिसके अंदर वो जो जीन्स है उनको सपोर्ट मिलती है, वो डिजीज जो है अपीयर हो जाती है। फिर फीमेल जेंडर होना ये भी एक रिस्क फैक्टर है, क्योंकि वैसे तो ये जो प्रॉब्लम है ओवरऑल आप ऐसे कह लें कि 200 में से किसी एक बंदे को होती है, या ज़्यादा से ज़्यादा आप कह लें कि 100 में से किसी एक बंदे को होती है। मतलब 0.5 से 1% तक इसकी प्रेवलेंस है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये फीमेल्स में आप कह लें कि ये ज़्यादा है, थोड़ी ज़्यादा है। अच्छा। 2-3 टाइम्स जो ना वो ज़्यादा दुगना होती है फीमेल्स में। लेकिन मुझे ये बताइए ये कितनी तकलीफ दे, ये जो मर्ज है कितना तकलीफ दे होता है? दूसरा ये काबिल इलाज मर्ज है? देखें, जो इसकी कुछ स्टेजेस होती हैं, अच्छा। मतलब इसकी अगर आप कहें तो इसकी 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। पहली स्टेज है, दूसरी, तीसरी और चौथी। जो पहली दूसरी है ना उसका तो इतना पता कोई नहीं चलता, उसमें इतनी तकलीफ कोई नहीं होती। हाँ, उसकी अलामतें अपीयर होगी होती हैं, लेकिन अगर थोड़ी उसकी अवेयरनेस हो तो उस मौके पे उसको हम काफ़ी हद तक स्लो डाउन कर सकते हैं। इलाज इसका इस तरह मुमकिन है कि हम इसको स्लो डाउन कर सकते हैं, इसको मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं कर सकते। और इसके इलाज के अंदर फिर काफ़ी सारे जो प्रोफेशन है इन्वॉल्व होते हैं। जैसे एक तरफ हमने मेडिसिन से इसको ट्रीट करना होता है, एक तरफ हमने इसको डाइट से ठीक करना होता है, फिर इसको फिजियोथेरापी का बहुत अच्छा और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका। और इस तरह हमने इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ, मतलब दो तीन जो प्रोफेशनल हैं इसमें प्रोफेशन, इसको मिल के इसको ठीक करते हैं। इसको स्लो डाउन कर सकते हैं, इसको मुकम्मल तौर पे आप कह लें कि ठीक नहीं किया जा सकता। अलबत्ता ये है कि अगर अर्ली स्टेजेस में डायग्नोज हो जाए तो फिर आप कह लें कि जो इसकी जो डिसेबिलिटी है ना इसकी वजह से जो आती है वो काफ़ी हम प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। जैसे अगर हम इलाज ना करें इसका, इसको छुपा के रखें, जैसे खवातीन में बाज़ का हमारी सोसाइटी क्योंकि ऐसी है कि इसके अंदर खवातीन में अगर ये मर्ज़ आ जाए उसको छुपाया जाता है कि वो उसका जो कोई बुरा इम्पेक्ट ना आए उसकी फैमिली में या जो भी इस तरह, तो वो इस तरह वो प्रोग्रेस करती है तेज़ी के साथ, ठीक है। और 10 साल में इतना अपीयर हो जाती है कि वो फिर काफ़ी डिसेबल कर देती है बॉडी को। आप चल भी नहीं सकते, इसमें तो ये भी देखा है मैंने। हाँ जी, इवन चल भी नहीं सकते। हाँ। वैसे तो इसका जो ना ज़्यादा जो इम्पैक्ट होता है ना वो होता है हाथों पाँव पे, क्योंकि छोटे जो जॉइंट होते हैं ना उसके ऊपर इम्पैक्ट होता है। एडवांस स्टेजेस में जाके जो है ना वो फिर जो दूसरे बड़े जो जोड़ होते हैं जैसे नीज है या हिप है उस पे होते हैं। लेकिन क्योंकि स्पाइन इसके अंदर बड़ी इन्वॉल्व होती है, जैसे हमारी नेक है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, स्पाइन इसमें इन्वॉल्व होती है,
तो वो एक बहुत बड़ा एक डिसेबिलिटी का तो फिर जो इसको रीजन डॉक्टर बिलाल हम कम कैसे कर सकते हैं, इसकी सोजश को या फिर इसका जो दर्द है उसको किस तरह कम कर सकते हैं, और फिजियोथेरेपी के थ्रू हम किस तरह इसको कम करेंगे? जी बिल्कुल मैडम, ये तो कि जैसे मैंने पहले अर्ज किया हाँ जी, कि 2-3 जो चीजें ना इसके अंदर एट ए टाइम involve लेके चलनी होती हैं, हाँ होती हैं। एक तरफ तो रेमेटोलॉजिस्ट जो है उनसे जरूर कंसल्ट करके ठीक हमें है। जो उसकी जो डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स होती हैं, एक तो यूजुअल पेन किलर्स होते हैं ना, वो तो हमने इसमें इतने ज़्यादा लेने नहीं होते क्योंकि वो अल्टीमेटली बाकी जो सिस्टम है उनको बड़ा डिसरप्ट करते हैं, क्योंकि जी। मुसलसल ही लेने पड़ते हैं। जो डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स एक तरफ चल रही होती हैं, वो रेमेटोलॉजिस्ट जो ना खास तौर पर उसको रिकमेंड करते हैं, उसकी डोजेज वगैरह। फिजियोथेरापी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये होता है कि अगर अर्ली स्टेज में पेशेंट आए, जो कि बहुत कम आते हैं क्योंकि काफ़ी एडवांस स्टेज में हमारे पास आते हैं, तो अगर अर्ली स्टेज में है तो उसके अंदर हमने उनके जॉइंट्स को मोबिलाइज रखना होता है, अच्छा, कि उनको ऐसी फंक्शनल एक्टिविटीज़ में डालना होता है, ऐसी एक्सरसाइज बतानी होती है ठीक जो कि है। मुसलसल वो करते रहें तो उसकी जो उसका इफेक्ट है वो कम हो जाए। लेकिन अगर जैसे एडवांस स्टेजेस में आमतौर पे आते हैं तो उसमें फिर ये होता है कि हम कुछ चीज़ें साथ में सपोर्ट में लेते हैं, जैसे सॉफ्ट टिश्यू इसका मसाज होता है, साथ इसके एक वैक्स थेरेपी होती है। उसमें ये होता है कि हमने जो अपने छोटे जो जॉइंट हैं और जो फीट है, हाथ हैं, वो हमने वैक्स के अंदर हमने रखने होते अच्छा। हैं। यह एक डिवाइस होती है, उसको टेंस हम बोलते हैं, वो हम यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो कुछ एक्सरसाइज होती हैं जो कि उसको मोबाइल रखना होती है, क्योंकि इसका जो अगर देखें ना तो इम्पैक्ट होता है वो प्योर मोबिलिटी भी होता है कि इसके जॉइंट की हरकत जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, वो पेनफुल होती है। तो फिजियोथेरेपी के अंदर कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जो ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिसका एक तरफ काम ये होता है कि वो पेन को कम करती हैं, दूसरी तरफ काम ये होता है कि वो उसको जो Mobility रेंज है है उसकी उसको मोबिलिटी बढ़ाती है उसको वो उसको इंक्रीज तो मुझे करती बताएं है। कितनी देर ये फिजियोथेरेपी करवानी पड़ती है? क्या सारी जिंदगी पर अगर ये मर्ज लाहक हो जाता है तो सारी जिंदगी के लिए होती है ये? अनफॉर्चुनेटली इसको तो आप कह लेंगे थ्रू आउट ही इसको एक्सरसाइज के साथ इन टच रहना पड़ता है, क्योंकि इसका कोई वो उस तरह का प्रोग्नोसिस नहीं होता, लेकिन इसको स्लो डाउन काफ़ी किया जा सकता है। तो उसका होता ये है कि फिर हमने सेशन तो नहीं मुसलसल लेने होते, लेकिन अपने फिजियोथेरापिस्ट से इन टच रहना होता है। फॉर एग्जांपल वो हमें एक प्लान देता है, वो हमने उसको घर पे हम फॉलो कर रहे होते हैं, और फिर जो है ना वो वक्तन फ़क्तन जाके जैसे 15 दिन बाद या 1 मंथ बाद जाके उसको दोबारा असेस करवाते हैं और उसके अंदर नया प्लान हम ले लेते हैं। और इसके अंदर ख़ास तौर पे क्योंकि काफ़ी सारे सिस्टम भी और भी इन्वॉल्व हो रहे होते हैं ना साथ, जैसे हमारा आप कह लें कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो भी कंप्रोमाइज़ हो रहा होता है, साथ जो हमारे जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, हमारी जो चलने फिरने की जो स्टेमिना होता है वो कम हो रहा है, एंड्योरेंस जो होती है वो कम हो रही होती है। तो उसमें फिर हमने ऐसी एक्टिविटीज़ एडवाइस करनी होती हैं, जैसे वॉक है या कोई ट्रेडमिल वॉक है या साइकिलिंग है, इस तरह की और चीज़ें होती हैं जो एडवाइस करके तो हमने उस कैपेसिटी को हम मेंटेन करते हैं ताकि वो बहुत ज़्यादा डिसरप्ट ना हो। तो आप क्या ऐसे कह सकते हैं कि ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन ये इसकी वो वेव्स भी आती हैं। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा टाइम आता है जिसके अंदर ये बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप हुई होती है, अच्छा। और कुछ खुद ही इसकी स्पॉन्टेनियस रिकवरी भी हुई होती है कि खुद ही से ये थोड़ा कम भी हुई होती है। उस ऐसी स्टेज में फिर फिजियोथेरेपी को और भी ज़्यादा हम करवाते हैं, रिकमेंड करते हैं ताकि उस स्टेज में उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इनिशियल स्टेजेस पे अगर हम इसको तशखीस इसकी कर ली जाए तो इसको काफी हद तक जो है इससे बच सकते हैं हम हाँ जी, लोग, इसको काफी और हद तक इसकी इसको सिवियरिटी slow से down बच कर सकते हैं। Severity डॉक्टर इसकी बिलाल कम उमर हमारे साथ मौजूद है, फिजियोथेरेपिस्ट हैं। डॉक्टर बिलाल बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक था जिस पर हम लोगों ने गुफ्तगू की है कि ये जो गठिया का मर्ज है ये भी बढ़ता जा रहा है और इसको किस तरह इसकी तशखीस करनी चाहिए, फिजियोथेरेपी के जरिए हम इसको किस तरह कम कर सकते हैं, उस हवाले से हमने बात की। तो जनाब यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात हो जाए किताबों की नगरी के हवाले से, तो इस सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात या तारुफ जो है कुछ ऐसी किताबों से कराते हैं जिनसे हमें कोई ना कोई लाइफ लेसन मिल रहा होता है, और जो किताबों के शौकीन हैं, जो किताबें पढ़ते हैं, उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। और आज के इस सेगमेंट में हमारे साथ डॉक्टर फरजाना रियाज मौजूद है जो हमें नगमाए मर्ग किताब है उससे हमारा तारुफ करवाएंगी। तो आइए चलते हैं और इस किताब का तारुफ उनसे सुनते हैं। जी डॉक्टर फरजाना। वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर फरजाना रियाज है। आज मैं जिस किताब के एक मुख्तसर से तारुफ के साथ आपके सामने हाजिर हुई हूँ उसका नाम है नगमा मर्ग।
ये आप इसका टाइटल पेज भी देख सकते हैं। और इसके मुसन्निफ हैं जापान के मशहूर राइटर हारुकी मुराकामी। जैसा कि आपको मालूम है कि तर्जुमा एक बहुत बड़ी एक नेमत है हमारे लिए। ऐसी नेमत है कि तर्जुमे के ज़रिए हम लोगों की दुनिया भर के अदब से, दुनिया भर की सकाफ़त से, दुनिया भर में होने वाले हालात व वाक़यात से वाकिफ़ हो सकते हैं। इसी तरह से हमारे मुल्क में बहुत बड़े मुसन्निफ़ीन हैं जिन्होंने तर्जुमा करने का बीड़ा अपने सर उठा रखा है। उसमें बहुत मशहूर नाम है, एक अर्जुमंद आरा, आसुफ़ फ़रख़ी, अजमल कमाल वगैरह जैसे बड़े नाम शामिल हैं। लेकिन ये जो हमारे जापानी नावल निगार हैं हारुकी मुराकामी, ये इनके शोहरा आफाक नावल नॉर्वेजियन वुड का तर्जुमा है जिसको डॉक्टर अब्दुल कयूम ने किया। नॉर्वेजियन ये जो हमारे जापानी नावल निगार हारुकी मुराकामी है, ये तकरीबन 40 बरस से नावल लिख रहे हैं और इस नावल का सबसे पहले जो तर्जुमा किया वो इंग्लिश में जे रूबिन ने किया। उसके बाद इसका जो उर्दू में तर्जुमा हुआ वो डॉक्टर अब्दुल कयूम ने किया। जैसा कि आप जानते हैं कि जापान एक बहुत बड़ी दुनिया की अजीम रियासतों में इसका शुमार होता है और जितनी बड़ी रियासत होती है वहाँ पर उतार चढ़ाव भी उतना ही ज़्यादा होता है। लेकिन अब इन सब चीज़ों से हम कैसे जान सकते हैं, कैसे गुज़र सकते हैं, ये तो हमें एक तर्जुमा करने अच्छा मुतरजम ही इससे हमें रोशनास करा सकता है। ये नावल बुनियादी तौर पर दूसरी जंग अजीम में होने वाली जापान को शिकस्त और अमेरिका का उसके ऊपर जो इस्तेमारी निज़ाम और उसके बाद जो मसाइल पैदा हुए, जिन हालातों वाक़यात से जापान गुज़रा उसके बारे में है। जापान ही नहीं, ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल। आप जैसा कि जानते हैं किसी भी बड़ी माशरे में जितना उतार चढ़ाव होता है उसका सबसे पहले असर जो है वो हमारे नौजवान नस्ल को होता है। इसी तरह से दूसरी जंग अजीम की शिकस्त में जापान को जब शिकस्त हासिल हुई तो उसके बाद इतनी बड़ी रियासत को, इतनी बड़ी अजीम सल्तनत को, वहाँ पर इतनी बड़ी यूथ को जिन मसाइल का, ख़ास तौर पर नफ्सियाती मसाइल का, ख़ास तौर पर वहाँ पर जो अदम बर्दाश्त, मायूसी जैसे मसाइल का सामना करना पड़ा, उसके बारे में ये नावल है। और सबसे बड़ी बात ये कि इस इतने बड़े मसाइल के बाद, नफ्सियाती मसाइल के बाद, वो कौम कैसे इन मसाइल से गुजरी और कैसे इस मसाइल का हल निकाला, ये इस नावल का सबसे बड़ा मैसेज है। ये नावल की मैं इसलिए चाहती हूँ कि ये हमारी यूथ, हमारे तालिब इल्म जिनको सामना करना पड़ा है, जिन मसाइल का वो शिकार हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इस नावल को पढ़ें और वो देखें कि इतनी बड़ी सल्तनत, इतनी बड़ी रियासतें कहीं ना कहीं आकर किसी न किसी मसाइल से दो चार होकर इतना बड़ा मकाम और मर्तबा कैसे हासिल करती हैं। ये नावल हमारे नौजवान नस्ल के लिए एक बहुत बड़ा इसमें पैगाम है। अब मैं इसमें कुछ तफसील बताऊंगी तो वो तो कहानी की वजाहत हो जाएगी, लेकिन मैं अपने तालिब इल्मों को, अपनी नौजवान नस्ल को ज़रूर ये कहूँगी कि ये नावल पढ़ें और इससे सिर्फ पढ़ना नहीं है बल्कि इससे सबक भी हासिल करना है और उन मसाइल से इसी तरह से निकलने की कोशिश करनी है। आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, डॉक्टर फरजाना रियाज हमारे साथ मौजूद थी और आज की किताब नगमा मर्ग से उन्होंने हमारा तारुफ करवाया है। डॉक्टर फरजाना, आज के लिए आपका बेहद शुक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं जनाब। अब कुछ बात हो जाए सैर व सयाहत के हवाले से, तो दुनिया भर में सयाहत एक अहम सन्नत है और कई ममालिक के मुआशी इस्तेहकाम का दारोमदार ही सयाहत पर है। और वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में तहरीक इंसाफ की हुकूमत सयाहत के फ़रोग के लिए ख़ुसूसी इक़दाम भी कर रही है और यही वजह है कि गैर मुल्की सयाहों को राग़िब करने के हवाले से मुस्तनिद जरीदे ने पाकिस्तान को बेस्ट टूरिज्म स्पॉट करार दे दिया है। और पाकिस्तान एक खुशकिस्मत मुल्क भी, आपको पता है कि यहाँ कुदरती खूबसूरती के साथ साथ मजहबी सयाहत के वसी मौके भी मौजूद हैं। और सिख बरादरी के हवाले से अगर बात करें तो 5 अहम तरीन मजहबी मकामात जो है वो पाकिस्तानी पंजाब में ही वाक़ हैं। सिखों के इन मजहबी मकामात में सबसे
पहले जो आता है वो गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर सिखों के लिए आपको पता है इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि उनके रूहानी पेशवा गुरु नानक देव जी ने अपनी जिंदगी के जो आखिरी 18 साल थे वो यहीं गुजारे थे। उनकी आखिरी आरामगाह भी वहीं पर है, समाधि भी वहीं पर है, और करतारपुर कॉरिडोर के खुलने से सिख बरादरी इस मकाम तक खुद चलकर दर्शन करने के लिए आती है, जिससे न सिर्फ पाकिस्तान में मजहबी सयाहत को फरोग मिल रहा है, बल्कि दोनों मुल्कों खसूसन सिख बरादरी में पाकिस्तान के हवाले से मुस्बत तासुर भी कायम हो रहा है। तो मजहबी सयाहत के फरोग के लिए क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फारूक अरशद साहब हैं, कोऑर्डिनेटर टू गवर्नर पंजाब हैं फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी एंड रिलीजियस टूरिज्म। फारूक साहब, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जागल हॉल में। कैसे हैं Pleasure to come with you on your show, on your live. This is a marvelous introduction which you have given on Sikh issues. बड़ी impressive intro है। पाकिस्तान में जैसा कि आपने बताया कि सिखों के 5 वो मकामात हैं जिसके लिए पूरी दुनिया की सिख कम्युनिटी के लोग यहाँ आना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। एक आपने बता दिया करतारपुर साहब, फिर ननकाना साहब में उनके जो प्रॉफिट है उनकी डेथ पैदा हुए थे यहाँ। जी। इसके अलावा पंजा साहब है, उनके लिए बड़ा हिस्टोरिकली पंजा साहब जो पिंडी में है, बड़ा उनके लिए वो इम्पोर्टेंट जगह है। इसी तरह एक ननकाना साहब के साथ है जहाँ उन्होंने ये जो खाना खिलाते हैं उसकी ट्रेडिशन वहाँ से शुरू हुई थी। ठीक है। तो लाहौर में भी उनकी हिस्टोरिकल प्लेसेस है। तो पाकिस्तान में सिख कम्युनिटी की जो दुनिया में 6 करोड़ के करीब सिख पाए जाते हैं, उनकी रिलीजियस प्लेसेस, उनकी हिस्टोरिकल प्लेसेस, उनकी आर्ट, उनकी जो हेरिटेज है वो पाकिस्तान में मौजूद है। और हमारी गवर्नमेंट ने, खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने तो पहले दिन उन्होंने करतारपुर कॉरिडोर खोला। ये एक बहुत बड़ा छक्का था, जो इस हिस्टोरिकल छक्का था ये। अच्छा। जो इस सेंचुरी का छक्का कह सकते हैं रिलीजियस टूरिज्म के हवाले से। सिख कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा प्यार पाया जाता है पाकिस्तान के लिए। वो पाकिस्तान में आना चाहते हैं, लाहौर को देखना चाहते हैं। तो ये एक बहुत पाकिस्तान की रिलीजियस टूरिज्म ना सिर्फ पाकिस्तान की इंटरफेथ हार्मनी के लिए, दुनिया को सॉफ्ट इमेज दिखाने के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। और मुझे बताइएगा फारूक साहब, अब रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए कमेटी भी कायम की गई है। जी। सूबाई हुकूमत ने कमेटी कायम की है। इसके मकासद हमें सबसे पहले बता दें और किन एरियाज पे ज्यादा फोकस होगा। देखिए, ये सूबाई नहीं, एक नेशनल कमेटी है। अच्छा, ठीक है। जिसमें फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर मेंबर हैं, फेडरल रेलवे मिनिस्टर मेंबर हैं, फेडरल रिलीजियस मिनिस्टर मेंबर हैं, और प्रोविंशियल काफी सारे मिनिस्टर्स मेंबर हैं, और गवर्नर साहब उसको चेयर करते हैं, और मैं उस कमेटी का इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर भी हूँ। तो ये कमेटी का काम है कि सिख कम्युनिटी के जो उनके यहाँ मजहबी मकामात हैं, उनकी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, उनकी हेरिटेज है, उसकी प्रिजर्वेशन करना, और सिख कम्युनिटी को अट्रैक्ट करना पाकिस्तान में कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आए। ठीक है। और इसके अलावा सिख कम्युनिटी को ये बावर करवाना कि पाकिस्तान इज अ सेफ प्लेस, इट्स अ पीसफुल नेशन, वी बिलीव इन इंटरफेथ हार्मनी, और पाकिस्तान जो है वो अक़लीतों के लिए महफूज और एक बहुत यहाँ के लोग प्यार करने वाले हैं। और मैं बताऊं कि सिख कम्युनिटी के लोग जब पंजाब लाहौर में आते हैं तो जितना प्यार वो दुनिया में लाहौर में लेके जाते हैं, इस प्यार की मिसाल वो बाहर जाके ओपन कहते हैं कि उन्हें कहीं और दुनिया में ये प्यार नहीं मिलता। अच्छा। तो पाकिस्तान इज वेरी वेरी अट्रैक्टिव प्लेस। लाहौर इज अ ग्रेट प्लेस फॉर सिख कम्युनिटी, and it is extremely important for our image, for our economy, and we are trying। देखिए, दुनिया में 3 करोड़ 30 मिलियन लोग रहते हैं अमेरिका में, कनाडा में, सिख जो है, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में और यूरोप में। ये बड़े वेल टू डू सिख्स हैं, और इनमें से 2 मिलियन के करीब पर एनम इंडिया में आते हैं सिख। जब वो 2 मिलियन आते हैं तो इंडिया की इकोनॉमी में 4 से 5 बिलियन डॉलर कंट्रीब्यूट करते हैं हर साल। ठीक है। और अभी जैसा कि खान साहब का एक सिख कम्युनिटी में अपना नवजोत सिद्धू और खान साहब का एक बड़ा अच्छा वो कॉम्बिनेशन बना था, तो ये एक दुनिया में प्यार पाया जाता है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो 2 मिलियन वहाँ आते तो उनमें अगर 1 मिलियन भी पाकिस्तान आना शुरू कर दे, यानी पाकिस्तान भी आए और इंडिया भी चला जाए। अच्छा, ठीक है। इसी के लिए हमारी गवर्नमेंट ने मल्टी एंट्री वीजा शुरू किया। अभी अगर करतारपुर की बात करें, अभी कितना भारत से कितने लोग हैं सिख यात्री जो है यहाँ पर आते हैं, और बाकी दुनिया से कितने जो सिख यहाँ पर आ रहे हैं? देखिए, जो भारत से आना है ना, हमारी रिलीजियस ड्यूटी है कि हम भारत के लोगों को भी इंकरेज करें, लेकिन वो तो वहां से ही आते हैं, कॉरिडोर से घूम के चले जाते हैं। अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो वो सिख जो यूरोप से, अमेरिका से, कनाडा से आएंगे और लाहौर में लैंड करते हैं और 10 दिन रहते हैं, दे कंट्रीब्यूट।
ओके। इंडिया में तो एक नंबर आते हैं 100-200 रोज आए, वहां से घूम के चले गए, हमने $20 फी ली, वो हमारे एक्सपेंडिचर हो गए। वो हमारी रिलीजियस ड्यूटी है, हमारी मॉरल ड्यूटी है, नॉट रिलीजियस, मॉरल ड्यूटी है कि उनके रिलीजियस पॉइंट्स को हम फैसिलिटेट करें, उसके लिए हम अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक टूरिज्म की बात है, तो टूरिज्म वो है जो लोग लाहौर में लैंड करें, जो लोग लाहौर में घूमे, लाहौर के होटल्स में ठहरे, और ये टूरिज्म पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। अभी अगर वो 1 बिलियन को हम इनकरेज कर लें कि 1 बिलियन आना शुरू कर दे जो पाकिस्तान में आए और फिर इंडिया चला जाए, जिसके लिए हमने मल्टी एंट्री वीजा शुरू किया है। अच्छा, कि यानी लाहौर में लैंड करें, यहाँ से घूमे 10 दिन, अपने रिलीजियस पॉइंट्स देखें और जाएं, उसके बाद वाघा बॉर्डर से इंडिया चले जाए और फिर वहां से होकर लाहौर से वापस चले जाए। तो ये वाली जो चीज है दैट कैन एड बिलियंस, $2 to $3 बिलियन इन पाकिस्तान इकोनॉमी पर एनम। लाहौर की इकोनॉमी इससे चेंज हो जाएगी, लाहौर की होटल्स में जगह नहीं मिलेगी। अनफॉर्चुनेटली जब हमने 550वीं सालगिरह सेलिब्रेट की करतारपुर कॉरिडोर खोलने के बाद, और उसके बाद कोविड आ गया, तो कोविड आने के बाद वो टूरिज्म दुनिया में न रहा, ट्रैवलिंग बैन्स हो गए। लेकिन अभी इस साल हमारी बहुत कोशिश है और बड़ी ख्वाहिश है कि इसको लाखों में लेके जाएं टूरिज्म को, और उसके लिए हमारे इदारे भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। और हमारे इसके लिए हमने 2-3, मैं आपको बाद में आता हूँ, 2-3 पॉइंट्स हम काम भी कर रहे हैं जिससे इस साल होंगे। ठीक तो है, मतलब क्योंकि करतारपुर जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा कामयाब रहा है और हमें नजर भी आ रहा है, दुनिया भर में नजर आ रहा है। तो इस तरह के मजीद भी प्रोजेक्ट्स आप लोग पाइपलाइन में हैं आप लोगों के? नहीं, देखिए करतारपुर तो एक ही है, उसकी हिस्ट्री है, लेकिन हम सिखों को इनकरेज करने के लिए क्या करने जा रहे हैं, इस साल हम 14 अप्रैल से लेके 19 अप्रैल तक बाबा जी गुरु नानक कबड्डी वर्ल्ड कप करवाने जा रहे हैं। अच्छा। और जो कबड्डी है सिखों में ये रिलीजन का दर्जा रखती है। ये जिस तरह हम क्रिकेट को पसंद करते हैं, क्रिकेट तो फिर और भी नेशंस हैं, इसको इंग्लैंड वाले क्लेम करते हैं हमारी गेम है, लेकिन हम लव करते हैं। कबड्डी को सिख समझते हैं ये उनकी गेम है। ओके। एंड दे आर सो क्रेजी फॉर कबड्डी, और रिलीजन के बाद अगर दूसरी किसी चीज में क्रेजी है तो कबड्डी है। तो हम बाबा जी गुरु नानक कबड्डी वर्ल्ड कप करवा रहे हैं जो करतारपुर और ननकाना साहब में होगा। ठीक है। और ये एक फेस्टिविटी होगी जो कि अप्रैल में होगी, और ये एक एनुअल फीचर बनाएंगे। इस साल अभी मैं यूएसए में गया हुआ था, अभी मैं आया हूँ 13 फेब को, तो यूएसए में कनाडा की टीम, यूएसए की टीम, इंग्लैंड की टीम, इनको हम बुला रहे हैं यहाँ। अच्छा। तो जो वहाँ के सिख हैं उनकी कबड्डी टीम्स हैं, तो दे विल कम टू पाकिस्तान, और हम उन दिनों में एक फेस्टिविटी करेंगे, हमारे म्यूजिकल प्रोग्राम्स चल रहे होंगे, जो रिलीजियस कवालियाँ चल रही होंगी, और हम एक फेस्टिविटी का सीजन बनाएंगे 7 दिन को। तो इसलिए हम इनकरेज करेंगे, ये पहला साल तो शायद इतना बड़ा प्रोग्राम ना हो, लेकिन इसको एनुअल फीचर बनाने जा रहे हैं ताकि ये एक एनुअल फेस्टिविटी हो और ज्यादा से ज्यादा सिख जो है इन दिनों में पाकिस्तान में। तो फारूक सर, जैसे आपने बताया कि भी आप उनसे मिलकर आए हैं, मीटिंग रही, तो कैसे उनके तासुरात थे जब उनको पता चलता है कि उनके जो मकामात हैं, मजहबी मकामात इतने अच्छे तरीके से पाकिस्तान में मौजूद हैं और वो लोग आ जा सकते हैं वहाँ पर? देखिए, पाकिस्तान ने, इस गवर्नमेंट ने वीज़ा रजीम को ईजी किया है, जो, और हमने बहुत ज़्यादा मार्केट किया है अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, कि सिख ज़्यादा से ज़्यादा है। हमने करतारपुर साहब खोला है, लाहौर जिससे पीस लविंग, लाहौरी पीस लविंग लोग हैं, तो वो लोग पसंद करते हैं। जो टर्बन, सिख टर्बन को रिस्पेक्ट दुनिया में लाहौर ग्वालमंडी, लाहौर के नारकली और लाहौर की सड़कों में मिलती है, वो दुनिया में कहीं नहीं मिलती, और इसको वो ओपनली एक्नॉलेज करते हैं। देखिए, पहले तो हम जाके कहते थे कि ये आपको मिलती है, लेकिन अब वो जो यहाँ से लोग जाते हैं वो जाके यूट्यूब में अपनी पिक्चर्स डालते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, तो सोशल मीडिया के थ्रू जो उनको इनकरेजमेंट मिल रही है आम सिख को पाकिस्तान आने के लिए, दैट इज फिनोमिनल। और आई एम श्योर जिस तरह हम काम कर रहे हैं कि ये अगले सालों में बहुत बड़ा सिख टूरिज्म होने वाला है। अभी मेरी, मैं आपको बताऊं, मैं अभी जब कनाडा में था तो मेरी थोड़ी सी फारूक साहब किल्लत है, आपसे मजीद भी हमने बात करनी है। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके कि टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म के हवाले से हम बात कर रहे थे। फारूक अरशद हमारे साथ मौजूद है, कोऑर्डिनेटर टू गवर्नर पंजाब है फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी और रिलीजियस टूरिज्म। फारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और जनाब, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मुझे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों के मसाइल डिस्कस करते रहते हैं। और गुज़श्ता महीनों में बुज़दार सरकार लाहौर पर काफी मेहरबान नजर आई और धड़ाधड़ तरक्याती स्कीमों के ऐलानात किए गए, लेकिन शहर में शुरू होने वाले मंसूबों में कोई भी मंसूबा बर वक्त मुकम्मल नहीं हो सका है। 2 मोरिया पुल हो या फिर फिरदौस मार्केट अंडरपास हो,
गुलाब देवी अंडरपास हो या फिर शाहकाम फ्लाईओवर हो, अब शहर लाहौर का एक और मेगा प्रोजेक्ट ताखीर का शिकार है। शेरावाला फ्लाईओवर मुकर्ररा मुद्दत तक मुकम्मल होता नजर ही नहीं आ रहा है हमें। एलडीए के शोबा इंजीनियरिंग ने मजीद वक्त मांग लिया है और डीजी एलडीए ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर को 18 मार्च को मुकम्मल करने की डेडलाइन दी थी, लेकिन एलडीए के शोबा इंजीनियरिंग ने 18 मार्च को मंसूबा मुकम्मल करने से माजरत कर लिया और एक जानिब तो ये मंसूबा ताखीर का शिकार है तो दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने अपने ही अहकामात हवा में उड़ाते हुए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज की 100 से ज्यादा तरक्याती स्कीम दीगर इदारों को दे दिए और इसके साथ साथ 10 साल बाद शहर में स्ट्रक्चर प्लान रोड्स पर भी काम का आगाज किया गया है। तो शहर में जारी तरक्याती मंसूबे क्यों ताखीर का शिकार हैं और ये मंसूबे कब तक मुकम्मल होने के इम्कानात जाहिर हो रहे हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है ज़ैनुल आबदीन है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। जैन, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ मैं, आप बताएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। जैन, क्या वजह है बाकी जो मेगा प्रोजेक्ट्स की तरह ये भी शेरावाला जो फ्लाईओवर है ये भी बर वक्त होता हुआ मुकम्मल होता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा? क्या वजह है? क्या प्रोजेक्ट से पहले सही तरह काम नहीं किया जाता, प्लान नहीं किया जाता, या प्रोजेक्ट बाद में सुस्त रवि का शिकार हो जाते हैं? मुनीबा, ये इस बुज़दार हुकूमत ने एक और रिकॉर्ड बनाया है कि अपना ये जो इनका 3.5 पौने 4 साल का दौरे हुकूमत है, इसमें इनके पास ये रिकॉर्ड मौजूद है कि इन्होंने कोई भी मंसूबा अभी तक बर वक्त मुकम्मल नहीं किया। हर मंसूबे में इनको सुबकी का सामना करना पड़ा। इन्होंने अगला मंसूबा प्रपोज किया, उसकी तारीख भी बढ़ाई, उसमें मंथ भी मजीद ऐड किए, लेकिन खुशकिस्मती से ताकि इनका रिकॉर्ड ना टूटे तो वो मंसूबा बर वक्त मुकम्मल नहीं हुआ। और लाहौर के बासियों की ये बदकिस्मती है कि ये हुकूमत इतना बड़ा डेवलपमेंट पैकेज देने के बावजूद जो मंसूबे हैं उनको बर वक्त मुकम्मल नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से एक तो सड़कें बंद होने से या किसी भी जगह पे डेवलपमेंट करने से मसाइल तो अल्टीमेटली होते ही हैं, लेकिन वो मंसूबे में तखीर की वजह से सरकारी खजाने पर भी बोझ पड़ रहा है। इस हुकूमत ने सबसे पहला जो प्रोजेक्ट था जो लाहौर में शुरू किया वो ये फिरदौस मार्केट के मुकाम पर लाल शहबाज कलंदर अंडरपास का था। वजीर आला ने जब उसका संगे बुनियाद रखा तो 3 माह का ऐलान किया। PC1 के मुताबिक 4 माह थे। वजीर आला ने कहा कि 3 माह में मुकम्मल करें और वो 6.5 माह में मुकम्मल हुआ। अच्छा, उसके बाद ये 3 मेगा प्रोजेक्ट्स का आगाज किया गया। जुलाई 2021 में गुलाब देवी अंडरपास, शेरावाला फ्लाईओवर और शाहकाम फ्लाईओवर, ये 3 प्रोजेक्ट्स हैं जिनका जिक्र किया गया और काम शुरू हो गया। आपके प्रोग्राम में DG LDA अहमद अजीज तारड़ साहब बैठे थे। हमने उनको कहा था कि सर सोच लें कि ये बर वक्त मुकम्मल कर लें। फुटेज चलाएंगे। उनको कहा था कि ये फुटेज भी चलाएंगे, आप बर वक्त मुकम्मल कर लेंगे। तो उन्होंने बड़ा बबांगे दोहल ऐलान किया था कि हम मुकम्मल कर लेंगे, आप फिक्र ही ना करें। लाहौर के बासियों के लिए ये खुशखबरी है। आज 7 मार्च है और बाकी 11 दिन रह गए हैं इन तीनों प्रोजेक्ट्स के। 11 दिनों में इन तीनों मंसूबों का इफ्तिताह करना है PC1 के मुताबिक। अच्छा। लेकिन वहां ग्राउंड के ऊपर किसी भी तरह का अभी तक काम मुकम्मल नहीं हो सका, ना सड़कें बनी, ना एलिवेटेड ट्रैक बना। इस हुकूमत ने क्रेडिट लिया कि हमने फिरोजपुर रोड पर गुलाब देवी के सामने जो प्रोजेक्ट है उसको बर वक्त मुकम्मल कर लिया। अगले दिन हमने इनको हकीकत आया की कि आपने ये बर वक्त मुकम्मल नहीं किया, ये तो अधूरा है। वो गुलाब देवी के मुकाम पर जो अंडरपास है वो प्रोजेक्ट है कि उसके साथ लाहौर ब्रिज की तोसी भी की जाएगी। वो तोसी का काम तो अभी 2% से आगे नहीं बढ़ा, तो आपने तो अधूरे मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया, फीता काट दिया अधूरे मंसूबे का ही। इसी तरह वजीर आला साहब जब शेरावाला के मुकाम पर आए जिसका नाम गंज बख्श फ्लाईओवर रखा गया, ये शुमाली लाहौर के बासियों के लिए बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट है। वजीर आला साहब ने ऐलान किया कि हम इस प्रोजेक्ट को 8 माह में कंप्लीट करेंगे जब इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग हुई। लेकिन उसके बाद क्योंकि इनको लैंड का इशू था तो मीडिया ने इतना शोर नहीं मचाया कि आप 8 माह में कंप्लीट नहीं कर रहे। जो PC1 के मुताबिक टाइम था 10 माह, वो 10 माह के ऊपर ही इसको रखा गया। अच्छा। यानी जुलाई से ये काम शुरू हुआ, इन्होंने 18 मार्च तक मुकम्मल करना था और एक्सपेक्टेड डेट थी कि 23 मार्च को ये शहर लाहौर के बासियों को गिफ्ट दिया जाएगा कि ये हमने प्रोजेक्ट मुकम्मल कर दिया। अब एंड टाइम पर आकर जब इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन सर पे आ गई है तो LDA के शोबा इंजीनियरिंग ने इसको बर वक्त मुकम्मल करने से माजरत कर ली है। उन्होंने कहा कि अभी ये प्रोजेक्ट फिजिबल नहीं है कि इस डेट पर मुकम्मल किया जा सके। ठीक है।
अब नई तारीख का तकाजा किया गया जो कि 30 या जैन मैं ये जानना चाहूंगी कितने % जो है काम मुकम्मल हो चुका है यहाँ पर? अगर ओवरऑल तीनों हाँ। प्रोजेक्ट्स के हवाले से देखा जाए तो तकरीबन 82% के ऊपर ये अच्छा, पहुंच चुके हैं। ठीक है। और इस शेरांवाला फ्लाईओवर का देखें, कोई भी घर है ना, उसकी अगर तामीर की जाए तो उसका सिविल जो कंस्ट्रक्शन है वो आसान होती है, फिर उसके बाद बिल्कुल। उसकी फिनिशिंग हाँ। एक मुश्किल अमर होता है। अभी वहां पे सिविल वर्क भी मुकम्मल नहीं हुआ। ठीक है। जो जिस फ्लाईओवर पर गाड़ियों ने चलना है वो उसका अभी तक एलिवेटेड ट्रैक पूरा नहीं बिछाया गया। ओके। उसके अभी गर्डर्स अभी मजीद रखने वाले बाकी हैं। इसके अलावा एलिवेटेड ट्रैक के नीचे सड़कों का एक जाल बिछाया जाता है, वो सड़कें भी अभी तक उनकी तमीर पर काम शुरू नहीं किया गया। इसके अलावा जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो ऐलान किया गया था कि यहाँ पे अंग्रेज दौर का जो सीवर जो कि ज़ेरे ज़मीन सीवर है, अच्छा। 1857 का सीवर था। अच्छा। ये तकरीबन 150 साल पुराना, इसको तब्दील किया जाना था। अभी तक तो वो सीवर भी पूरा का पूरा तब्दील नहीं हो सका। बारिशी पानी को महफूज बनाने के लिए शेरांवाला के मुकाम पर वाटर टैंक बनाया जाना था, वो भी अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। तो अभी बड़ा काम होना बाकी है, लेकिन मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ कि मुझे लगता है इसी माह में ना ये इसका शेरांवाला का फीता काट देंगे। अच्छा, लेकिन मतलब अधूरे प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर देंगे। मुनीबा, ये अधूरे मंसूबे का फीता काटेंगे। अच्छा। ये ऊपर से गाड़ी गुजार देंगे और लोगों को कहेंगे कि देखिए हमने आपके ट्रैफिक के मसाइल हल कर दिए। हाँ। ना वो ड्रेन बनी होगी पूरी, ना वो मुल्हिका अच्छा। सड़कें पूरी बनी होंगी, ना ही वहाँ पे जो वाटर टैंक है वो तमीर हुआ होगा, जिस तरह इन्होंने गुलाब देवी के मुकाम पे किया। अब देखिए, गुलाब देवी का जो इफ्तिताह है वो वज़ीर आला पंजाब ने कर दिया। आज भी आप फिरोजपुर रोड पर चले जाएं, जिस मकसद के लिए इस अंडरपास को बनाया गया था वो मकसद अभी तक अचीव नहीं हो सका कि ट्रैफिक रवानी बेहतर हो सके। अभी भी गुलाब देवी अंडरपास से जैसे ही बाहर निकलते हैं तो एक बोटल नेक है, आगे लाहौर ब्रिज है, ये वहाँ पे गाड़ियाँ स्टक हो जाती हैं और ये कई कई घंटे वहाँ पे जो ट्रैफिक है वो जैम रहती है, लेकिन उसके ऊपर किसी को कोई ख्याल तो नहीं जा रहा। एलडीए को ख्याल नहीं आता कि इतनी देर जो ट्रैफिक जैम रहती है, शहरी अजियत का शिकार रहते हैं, जगह जगह डाइवर्जन्स लगी हुई हैं। शेरांवाला गेट फ्लाईओवर की अगर बात कर लें या अंडरपास ये जो गुलाब देवी है, क्या कर रहे हैं ये लोग? इस प्रोजेक्ट पे जो पंजाब हुकूमत है हाँ। ना, ये जो तीनों प्रोजेक्ट्स इस वक्त लाहौर में चल रहे हैं, इन प्रोजेक्ट्स पे पंजाब हुकूमत ने भी पूरी हुज्जत तमाम की है कि एलडीए किसी भी तरह की ब्लेम गेम ना कर सके। अच्छा। कि हमें फंड्स नहीं मिले या हमारे पास अराजी का इशू था। ठीक है। प्रोजेक्ट अभी पूरे नहीं हुए और पंजाब हुकूमत ने इन तीनों मंसूबों के मुकम्मल फंड्स फराहम कर दिए हैं। इस वक्त हुकूमती खजाने में हाँ। इन प्रोजेक्ट्स की मद में कोई 1 रुपया भी पेंडिंग नहीं है। ठीक है। सारे के सारे फंड आ चुके हैं और ये फंड आए भी 3 माह का वक्त गुजर चुका है। अब इसमें सीधी सीधी शोबा इंजीनियरिंग की गफलत है कि उन्होंने काम की रफ्तार को तेज नहीं किया। अच्छा। इसके अलावा नाकस जो प्लानिंग थी उस प्लानिंग की वजह से ये प्रोजेक्ट तखीर का शिकार हुए हैं। ये शेरांवाला फ्लाईओवर, इस पर वज़ीर आला पंजाब 2 से 3 मरतबा विजिट कर चुके हैं। इसके अलावा तमाम जो बड़ी ब्यूरोक्रेसी है वो बार बार इसके विजिट कर चुकी है ताकि ये इस प्रोजेक्ट को किसी भी तरह बर वक्त मुकम्मल किया जाए, क्योंकि ये जो सर्कुलर रोड है ये शुमाली लाहौर को सेंट्रल लाहौर को मिलाने वाली वाहद सड़क है। अगर इसको बंद कर दिया जाएगा तो जिस भी बंदे ने शुमाली लाहौर में जाना है उसको दाखिल होने के लिए एक लंबा वाया इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसीलिए इस प्रोजेक्ट के ऊपर ज़्यादा तवज्जो मरकूज थी कि इसको हमने बर वक्त मुकम्मल करना है, लेकिन यही प्रोजेक्ट इनका डिले हो रहा है और मुसलसल डिले हो रहा है। रिसेंट कोई 15 से 20 दिन पहले DGLDA ने विजिट किया ये शेरांवाला फ्लाईओवर का और सख्त अहकामात दिए वहां पे, उनकी सरजनिश की, चीफ इंजीनियर की, प्रोजेक्ट डायरेक्टर की और कॉन्ट्रैक्टर की। तो मैं उस मीटिंग में मौजूद था, उन्होंने बाकायदा इस चीज़ को एडमिट किया कि सर हम इसको 18 मार्च तक मुकम्मल करेंगे। अच्छा। लेकिन एंड जब टाइम आया सर पे तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अब इससे नुकसान क्या होगा। अब देखें कि हमारे यहाँ पे जो इकोनॉमी है ना वो फ्लक्चुएट करती रहती है, इन्फ्लेशन है, कभी जो बिल्डिंग मटेरियल है उनके निर्खों में इजाफा हो जाता है और कभी और ज्यादा इजाफा हो जाता है। कमी नहीं होती। कमी वाला हमारा यहाँ पे आंसर नहीं है। अच्छा। इसके अलावा जो पेट्रोल प्राइसेस हैं वो बढ़ती रहती हैं, जो लेबर है उनके रेट फ्लक्चुएट होते रहते हैं। इससे होगा ये कि जहाँ पे लोग गुज़िश्ता 6 माह से सर्कुलर रोड पर सफ़र ना करके मसाइल में है, वहीं पे सरकारी खजाने पे बोझ भी पड़ेगा। इन तमाम तीनों प्रोजेक्ट्स के रिवाइज्ड PC1 जिनमें इनकी लागत बढ़ गई है
प्रोजेक्ट बर वक्त मुकम्मल ना होने की वजह से ये पंजाब हुकूमत को जमा करवा दिए गए हैं कि हमें इसके ऊपर रिलीफ दिया जाए और अच्छा। मजीद पैसे इसको फराहम किए जाए। बुनियादी वजह यह है कि ये प्रोजेक्ट बर वक्त मुकम्मल नहीं हो रहा। अगर प्रोजेक्ट जब बर वक्त मुकम्मल होता है तो किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को जो टेंडर अवार्ड किया जाता है या जो उसके साथ टर्म्स फाइनलाइज की जाती हैं उसमें उसके साथ ये फाइनल किया जाता है कि किसी भी तरह की इसके ऊपर जो रेट बढ़ेंगे वो उसको अदा नहीं किए जाएंगे। अब इन प्रोजेक्ट के डिले होने की वजह से सरकारी खजानों के ऊपर बोझ पड़ता पड़ जा रहा रहा है, बिल्कुल। है और लोगों को अपना लोगों के मसाइल में इजाफा हो रहा है और एलडीए अपनी उसी रविश के ऊपर बरकरार है कि अभी हमको 7 दिन बाद 10 नहीं दिन तो बाद मुझे बताइए जैन, आपकी एलडीए जो मेंबरान है उनसे बात हो तो वो क्या कहते हैं इस हवाले से, उनका क्या मौक़िफ़ है? सरजनिश करना तो एक वो अलग बात है, लेकिन कोई कार्रवाई की जाए उनके खिलाफ जो इस की वजह से इस सुस्त रवि का शिकार है प्लान्स। मुनीबा जिससे भी मर्जी पूछ लेंगे ना वो आपको यही बोलेगा कि बस कोई टेक्निकल फॉल्ट्स आ गए जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा डिले हो गया। वो इनके पास ये एक पक्का बहाना इन्होंने रखा हुआ है कि हम लैंड नहीं ले सके, वो टेक्निकल फॉल्ट आ गए, इतने मेगा प्रोजेक्ट हैं, कोई ना कोई मसाइल सामने आ जाते हैं। हम तो हमेशा कहते हैं कि इतने मेगा प्रोजेक्ट है तो आप पहले प्लानिंग कर लेते। बिल्कुल, ये हमारे कहने पे आपने 10 महीने की डेडलाइन थोड़ी डिसाइड की है। एक इंजीनियरिंग है, वो इंजीनियरिंग आपने पूरा उसका एस्टीमेट बनाया तो फिर आपने डिसाइड किया कि 10 महीने में मुकम्मल होगा। लेकिन ऐसे होगा नहीं कि किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हो। अच्छा। इससे पहले खैर वज़ीर आला पंजाब एक दफ़ा कार्रवाई कर चुके हैं कि जब लाल शहबाज कलंदर अंडरपास की में तखीर हुई थी। अच्छा। तो उस वक्त उन्होंने चीफ इंजीनियर एलडीए जो उस वक्त थे उनको मुअत्तल कर दिया था। तो अभी फिर एलडीए वाले इंतजार करें कि अगर ये प्रोजेक्ट डिले होंगे तो मे भी वज़ीर आला पंजाब एक्शन करें। अच्छा। क्योंकि एलडीए इंतजामिया तो एटलीस्ट अपने इंजीनियर्स के खिलाफ इस मामले के ऊपर एक्शन करने से अभी तक आरी नजर आ रही है, क्योंकि वो तो सिर्फ डेडलाइन पे डेडलाइन दे रहे हैं कि बस ये जल्दी मनसूबा मुकम्मल हो जाएगा, जल्दी मनसूबा मुकम्मल हो जाएगा। और यही वो प्रोजेक्ट हैं जिसकी हुकूमत की तरफ से तशहीर की जा रही थी। आज इससे हुकूमत कतराना शुरू हो गई है, इसके ऊपर गुफ्तगू करने से गुरेज करना शुरू हो गए हैं, क्योंकि उनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है इस पे बात करने के लिए। एग्जैक्टली ज़ैनुल आबिदीन नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से हम बात कर रहे थे कि वो ताखीर का शिकार होते जा रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, आने वाले दिनों में क्या उस पर पेशरफ्त होती हुई नजर आ रही है। जैन बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने डिटेल में हमें इस हवाले से बताया है। ये तो एक मसला है ही है लाहौर का, क्योंकि जो ट्रैफिक है वो जैम रहती है और लाहौरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक मिलते हैं, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं खेल और खिलाड़ी के हवाले से। तो इस सेगमेंट में हमारे साथ कोई बाकमाल और बासलाहियत खिलाड़ी मौजूद होते हैं जो अपने फ़न का मुजाहरा भी करते हैं और अपनी जर्नी के बारे में भी हमें बताते हैं। और आज जैसे वर्ल्ड टेनिस डे मनाया जा रहा है तो हमने सोचा कि क्यों ना टेनिस की बात ही की जाए और प्लेयर भी उसी हिसाब से बुलाया जाए। तो आज हमारे साथ ज़ुहैब अफजल मलिक मौजूद हैं जो कि अंडर 14 और अंडर 12 कैटेगरी में खेलते हैं और 11 लगातार टाइटल जीतने का एजाज भी उन्हें हासिल है। और हालिया मुकाबलों में उन्होंने जनाब 3 ट्रॉफीज अंडर 12 सिंगल, अंडर 12 डबल और 14 डबल में 3 ट्रॉफीज जीती हैं। तो जनाब उनको खुश आमदीद कहते हैं अपने शो में और उनसे उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। ज़ुहैब खुश आमदीद कहती हूँ आपको जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक हैं आप जी। सबसे पहले तो ज़ुहैब आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने 3 ट्रॉफीज एक साथ जो है वो जीती हैं, अंडर 12 सिंगल में, अंडर 12 डबल्स में और 14 डबल में। जी। तो कैसे आपने इसको मुमकिन बनाया, पॉसिबल कैसे किया, कितना टफ था और कैसे आपने कंपटीशन जो है वो जीता? हमें सबसे पहले तो ये बताइए। बस मेहनत से और काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। अच्छा। और बस माइंडसेट अपना बना के जाना होता है कि बस जीतना है और बस दिल खोल के खेलना होता है। दिल खोल के खेलना होता है। तो कितना था ये कंपटीशन? काफ़ी टफ था। हाँ, कितने लोग थे वहाँ पे? पता नहीं, काफ़ी ज़्यादा थे। तो जिनमें से आपने जो है ये 3 कैटेगरीज जो हैं उसमें ये ट्रॉफीज जीती है। तो जब घर पर आए तीनों ट्रॉफीज लेकर तो कैसा फीलिंग कैसी थी? घर वालों ने कैसा
आपको अप्रिशिएट किया, कैसे उनके रिएक्शन कैसे थे? वो बहुत खुश हुए थे, मैं भी बहुत खुश था। अच्छा, हाँ जी, ये 3 ट्रॉफी जीतना काफी यूनिक होता है। एग्जैक्टली काफी हाँ, बच्चों एक के ही लिए। कंपटीशन में आपने हाँ 3 जी। ट्रॉफीज जीती हैं। जी। तो माइंड सेट बना के गए हुए थे माइंड के, मैंने तीनों ट्रॉफीज या जितनी भी वहां से ट्रॉफीज मैं इकट्ठी कर सकता हूँ मैं लेकर आऊंगा जीत के। जी। अच्छा। हाँ जी। तो सबसे मुश्किल कौन सा कंपटीशन लगा आपको, सिंगल्स या फिर डबल मैच खेलना? सिंगल्स में मैं हार तो गया था, अच्छा। लेकिन मैं काफी अच्छा खेला था हाँ हाँ। और मेरा अपोनेंट भी काफी टफ था। अच्छा, जी। टफ था क्या? ज्यादा आपको क्या उसमें टफ लगा, किस तरह की चीजें थी? मतलब कौन सी ऐसी स्टेज थी जहाँ पे आपको लगा कि मैं नहीं जीत सकता या बहुत टफ है ये मेरे लिए वो मैच? तो मैंने सोचा ही नहीं, हार अच्छा। के बारे में नहीं सोचता। ओके सिर्फ ये सोच के जाता हूँ कि बस मैंने अच्छा खेलना है और मैंने मजा करना है। ओके, मतलब हार जीत या वो बाद की बात है। हाँ, वो नहीं आपने सोच के जाना। एक बच्चे ने तो हारना ही होता है। एग्जैक्टली, ये बड़ी अच्छी बात की आपने कि आप माइंड बना के जाते हैं, हार या जीत वो बात की बात है, मैंने जाके अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। तो कब से खेल रहे हैं ज़ुहैब आप टेनिस, कब से खेल रहे हो? मुझे 3.5 years हो गए हैं। अच्छा, जी। तो किसका शौक था? आपका शौक था या मदर या फादर का शौक था? इंस्पिरेशन कौन बना आपकी? वो असल में हुआ क्या कि हम जे ब्लॉक में जाते थे डिफेंस, वहाँ पे ओके। मैं स्विमिंग करता था। अच्छा, तो फिर मुझे एडिनॉइड्स हो गए, जिसकी वजह से मैं स्विमिंग नहीं कर पाया। ओके। और तो जो बाकी बच्चे जो वॉल पे खेलते थे तो उनको मैं देखता था, तो मैंने अपने पापा को कहा कि मैंने भी ट्राई करना है। तो जब वहाँ पे जो कोचेस थे उन्होंने देखा कि मेरा स्विंग बहुत अच्छा है, अच्छा। उन्होंने मशवरा दिया कि इसको प्रोफेशनल टेनिस शुरू करा दो। अच्छा, तो इस तरह फिर शुरू हो गया। तो कब से प्रोफेशनली आप कब से खेल रहे हो? कितने अभी कॉम्पिटिशन्स में आप जो है पार्टिसिपेट कर चुके हो? काफी ज्यादा। काफी ज्यादा। काफी ज्यादा जब पहली दफा जीते थे तब क्या फीलिंग्स थी? फीलिंग बहुत अच्छी थी। पहला जो नेशनल जीता था हाँ। वो कराची में था। अच्छा, जी। तो उसका क्या एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ पे जाके खेलने का, वहाँ पे काफी बच्चों के ज्यादा- साथ? काफी अच्छा एक्सपीरियंस था और वहाँ के बच्चे भी काफी अच्छे थे अच्छा, और टफ अपोनेंट था मेरा। टफ था। तो वहाँ से क्या कौन सी कैटेगरी में जीत कर आए थे आप और कितनी अंडर ट्रॉफी? 10 में। अंडर 10 में जीत जी। के आए थे और कितनी ट्रॉफीज ली थी वहाँ पर? वहाँ पे एक ही। वहाँ पे एक ही ली हाँ। थी, लेकिन यहाँ पे आपने 3 जो ट्रॉफीज जी। वो जीती हैं। तो मुझे बताइए कि एक टेनिस प्लेयर के लिए किस तरह की ट्रेनिंग करनी पड़ती है आपको? कितनी देर ट्रेनिंग करनी पड़ती है आपको? आधे से ज्यादा दिन तो ट्रेनिंग में ही हो जाता है। गुजर जाता है। जी। पहले सुबह उठ के 1.5 hour की फिजिकल होती है। अच्छा, उसके बाद जब स्कूल जाता हूँ, स्कूल से सीधा फिर टेनिस पे जाना पड़ता है। अच्छा। तो 3 to 4 hours मेरी ट्रेनिंग होती है मॉडल टाउन में मेरे सर खालिद के साथ। अच्छा, जी। और उसके बाद फिर बाकी जो आपका स्केड्यूल होता है? नहीं, उसके बाद फिर मैं सर्विसेज क्लब जाता हूँ, वहाँ पे तनवीर भाई होते हैं, उनके साथ में खेलती हूँ। उनके साथ भी आप ट्रेनिंग करते हैं? एज ए ट्रेनिंग कर रहे होते हैं उनके साथ? वो एक हिटिंग पार्टनर। अच्छा, हिटिंग पार्टनर है, उनसे भी आप कुछ ना कुछ सीख रहे होते हाँ। हैं। तो कितना टफ होता है? मतलब कभी कभी दिल करता है कि नहीं मैंने आज नहीं जाना मामा, आज मैंने ट्रेनिंग के लिए नहीं जाना? काफी कम दिल चाहता है। अच्छा। क्योंकि टेनिस मुझे बहुत पसंद है, काफी मजे की लगती है और काफी एनर्जेटिक फील होता है खेलने जब तो खेलते हैं। कोच कौन है आपका जो अभी आपको सिखा रहे हैं? वो वही है, खालिद सर, मोहम्मद खालिद। अच्छा, वो सिखा रहे हैं आप? जी। तो वहाँ पे और भी बच्चे आते हैं? हाँ जी, आते हैं काफी ज्यादा। एक बच्चा है हमजा अली रिजवान, वो भी उनके पास ही जाता है। अच्छा। काफी अच्छा खेलता है वो भी। तो डाइट क्या होती है फिर ज़ुहैब, अगर आपने प्लेयर बनना है या जैसे आप टेनिस प्लेयर हो जी। तो किस तरह की डाइट लेते हो फिर आप? काफी हेल्दी डाइट रखनी पड़ती है। क्या क्या उसमें आता है? प्रोटीन ज्यादा खाना पड़ता है, एग वाइट्स। अच्छा। और हाँ जी, और शुगर बहुत कम। मतलब चॉकलेट्स नहीं खा सकते आप? नहीं, बहुत कम। बहुत कम खाते हो? हाँ। मतलब आइसक्रीम, चॉकलेट्स और इस तरह के जंक फूड नहीं ज़ुहैब खा सकता? हाँ, नहीं जब खा सामने सकता। पड़े हो घर पे बहन भाई या कोई और मंगवा के खा रहा हो तो फिर दिल चाहता है कि मैं खाऊं? टेम्पटिंग तो बहुत ज्यादा होता अच्छा। है। हाँ जी। तो फिर क्या करते हो, किस तरह रोकते हो अपने आप को कि नहीं मैंने नहीं खाना? मतलब इतने जंक फूड सामने पड़ा हुआ है, बर्गर पड़ा हुआ है, पिज्जा पड़ा हुआ है, सैंडविचेस पड़े हुए मजे मजे के, तो फिर क्या मैं ज़ुहैब क्या करता है फिर वहाँ पे? मैं किसी और कमरे में जा किसी और कमरे में चले जाते हैं? हाँ जी। अच्छा,
मतलब खुद को रोकने के लिए कि हाँ मैं जी। खा जाऊंगा वो। हाँ जी। कभी छुप छुपा के किसी से खाया? किसी को कौन सा पता चल रहा है, ट्रेनर को कौन सा पता चलेगा मैं खा लेता हूँ? नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं कभी किया? हुआ। कभी होता है ना, दिल करता है, बच्चे खा जाते हैं, कहते चलो हाँ, कोई नहीं, बात नहीं, किसी को मैंने पता नहीं चल रहा। तो कभी चीट डे होता है, ट्रेनर हाँ कहते जी, हैं कि होता चीट डे कर ले, किसी दिन खा लें आप। चीट डे तो होता है, मोस्टली सैटरडे या संडेज को होता चीट डे होता है तो फिर जी। क्या खाते हो उसमें? क्या फिर उसमें डाइट क्या होती है आपकी? है। उसमें कभी मैकडॉनल्ड्स खा लिया, लेकिन फिर भी ट्रेनिंग पे जाना ही होता है, और मतलब कि कैलोरीज जो मैं खाता हूँ हाँ। उसको ही उसी दिन फिर सारी बर्न कर लेता अच्छा, फिर किस तरह बर्न, मतलब कितनी फिर ज्यादा एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करनी पड़ती है आपको? हूँ। नहीं, वही ट्रेनिंग होती है। ठीक है। तो मुझे बताइए कि जो बच्चे आपको देख रहे हैं, बहुत से बच्चे आपको देख भी रहे होंगे ज़ुहैब, तो उनको क्या कहोगे अगर उन्होंने टेनिस प्लेयर बनना है तो उनमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए? एक तो सबसे पहली चीज़ उनका माइंडसेट होना चाहिए कि उन्होंने अगर प्रोफेशनली करना है हाँ। तो उनको फिर मेहनत करनी पड़ेगी, वो मेहनत से भाग नहीं सकते फिर। ओके ओके। और बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, जैसे कि आप अगर आपके फ्रेंड ने बर्थडे पे बुलाया है और आपके मैचेस है तो फिर उस तरह की सेक्रीफाइसेस, आप ओह। बर्थडे पे नहीं जाओगे, इस तरह के। अच्छा, तो हाँ जी। आपके साथ कभी हुआ है ऐसे कि बहुत दफ़ा। आपके फ्रेंड का बर्थडे हो और आपने फिर मैच पे जाना हो? हाँ जी, काफ़ी दफ़ा। काफी दफा हुआ हाँ है। जी। और खाने पीने के हवाले से भी तो सेक्रीफाइस हाँ, करना पड़ता है ना, कि बहुत अपनी अपनी मनपसंद जो चीजें, फेवरेट डिशेस से दूर रहना पड़ता है। तो मुझे बताइए ज़ुहैब, आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? पाकिस्तान में कौन सा है और इंटरनेशनल कौन सा है? पाकिस्तान में तो अकील खान और इसामुल हक ओके। मेरे फेवरेट हैं, ठीक है। और इंटरनेशनली मेरा फेडरर था और अभी मेरा नडाल है। अच्छा, मतलब वो पहले था और अब जो हाँ है जी। वो और है। हाँ क्यों, जी। इसकी क्या वजह है? इसके क्योंकि फेडरर मेरा फेवरेट था, तो हाँ। अभी वो थोड़ा सा रिटायरमेंट वाली एज में आ ओके। गए, और नडाल मुझे पसंद है अब। तो मुझे बताइए कि पढ़ाई भी आप कर रहे होंगे, स्टडी भी कर रहे हो, हाँ कौन सी जी। क्लास में हो? मैं ग्रेड 6 में। तो कैसे फिर मैनेज करते हो कि आपने स्टडी भी करनी है, आपने टेनिस भी खेलने जाना है, अगर मैच खेलने जाने हैं, ट्रेनिंग भी करनी है, तो कैसे बैलेंस करते हो? मेरी टीचर्स और मेरी प्रिंसिपल कर लेती हैं मेरे साथ, और वो फोटो कॉपीज दे देती हैं। अच्छा। उससे फिर मैं कर लेता हूँ तैयारी, सारे? और होमवर्क भी कर लेता हूँ, और काफ़ी टफ रूटीन होती है। काफी टफ रूटीन होती है, जी। मतलब स्टडी के साथ साथ आपने ट्रेनिंग भी करनी जी। है और मैच के लिए बाहर भी जाना है। तो डेली रूटीन क्या होती है? घर पे क्या करते हो, उसके बाद स्कूल के बाद आते हो तो फिर क्या करते हो? डेली रूटीन हमें हमारे साथ शेयर करें। डेली रूटीन है कि पहले मैंने सुबह 6 o'clock उठना होता ओके है, उसके बाद 1.5 आवर की मेरी फिजिकल ट्रेनिंग होती है, ओके। और मैंने फिर 7:45 स्कूल पहुंचना होता है, अच्छा। और 7:45 से फिर 2 o'clock तक मेरा स्कूल स्कूल होता है। होता है, हाँ। तो फिर 2 o'clock से सीधा मैंने मॉल टाउन जाना होता है। अच्छा, घर नहीं आते? नहीं, ओके। मतलब कि कभी कभार घर आ जाता हूँ। अच्छा। तो मॉल टाउन जब जाता हूँ वही 3 to 4 आवर्स सर खालिद के साथ लगाता हूँ मैं ट्रेनिंग। उसके बाद मैं फिर सर्विसेज क्लब जाता हूँ, कोई वहीं से ही सर्विसेज क्लब आप हाँ चले जी। जाते हैं? ओके वो 6 o'clock 5:30 6 o'clock में पहुँच जाता हूँ, ओके। और वहाँ पे 7:30 तक होता हूँ। फिर घर आता हूँ, और घर आके फिर नहाता हूँ सारा कुछ। उसके बाद थोड़ा सा खेल लेता हूँ मैं PS4 अच्छा। घर पे है, तो वो थोड़ा सा खेल लेता हूँ, और फिर बस खाना खा के सो जाता हूँ। और फिर तो ये जो दरमियान में आप स्कूल से जब उधर ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, देन दोबारा उधर ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, तो खाना वगैरह कहाँ से खाते हैं? फिर साथ वो लेके जाते हो खाना- लंच बॉक्स? वो खाना साथ ले जाते हैं, और अम्मा ने भी थोड़े लंच बॉक्स ओके। मतलब के सैंडविचेस बना के दिए हुए होते हैं हाँ आपको जी। लंच में कि जी। आप ये खा लें। हाँ। तो मुझे बताइए कि आगे क्या गोल्स हैं आपके, किस तरह टेनिस को लेकर चलना है आपने? पहले तो मैं पाकिस्तान में नंबर 1 बनना चाहता हूँ। ओके। उसके बाद मैं बाहर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, वर्ल्ड नंबर 1 बनना चाहता हूँ। तो अगर मैं ट्रेनिंग के हवाले से पूछूं ज़ुहैब आपसे, तो यहाँ पर मुझे बताइए इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो यहाँ पे ट्रेनिंग करवाई जाती है, या अभी इसमें हम लैग कर रहे हैं?
लैग कर रहे हैं। लाइक कर रहे हैं। काफी। क्या किस चीज़ की हमें ज़रूरत है? टेनिस हमें कोर्ट्स होने चाहिए या ट्रेनर्स उस तरह के हमें- प्रोफेशनली होने चाहिए? ट्रेनिंग फैसिलिटी हाँ, चाहिए और मतलब के प्रॉपर टेक्निक्स वगैरह इस तरह की चीज़ें। तो वो कैसे मिलेगी? आप क्या सजेस्ट करेंगे? कुछ है माइंड में? नहीं है, मतलब कि कोर्ट्स अच्छे होने चाहिए, जैसे हमें इंटरनेशनली हाँ जी। अगर देखें तो उस तरह क्योंकि के। यहाँ के कोर्ट्स का कोई कोर्ट्स बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, कोई अच्छा। बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं, हाँ, तो इस तरह वो काफ़ी फ़र्क पड़ता है। मतलब अच्छी तरह ट्रेनिंग नहीं की जाती है। हम्म। ठीक है जी, हमारे साथ जुहेब अफजल मलिक टेनिस प्लेयर हमारे साथ मौजूद हैं। और जुहेब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं और बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आप इसी तरह आगे बढ़ते जाएं और जनाब आप पाकिस्तान का नाम रोशन करें। तो अब आपने मुझे इजाज़त देनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।